आ गया। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 की। और अगर आप चैप्टर की वीडियो देखने आए हैं तो आप वीडियो को उतना स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आए हैं अपनी क्लास में पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अंदर 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है। हमने उठाया जिम्मा आपके 95 प्लस स्कोर करवाने का आपके बोर्ड के एग्जाम में, जिसके लिए हम कर रहे हैं अपलोड सबसे पहले हर एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। देन इसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगी हर एक लाइन से चैप्टर को समझाते हुए आपकी बुक से। देन उसके बाद हम अपलोड करेंगे वीडियोस आपके स्कूल से मिले हुए सपोर्टिंग मटेरियल को बहुत अच्छे से समझाते हुए। देन उसके बाद आपको मिलेंगी वीडियो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के और उनके आंसरों को किस प्रकार से वहाँ पे लिखना है इसके बारे में। हम कर रहे हैं जब इतनी मेहनत, तो आपको क्या करना है 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको बस एक काम कर लेना है, यहाँ पर मौजूद नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना है, जिससे आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हम साथ में मिलकर ला सकें आपके बोर्ड के एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स। सो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब दुनिया में सोवियत संघ का कोई अस्तित्व नहीं था। चाहे गूगल मैप पे देखिए, चाहे वर्ल्ड मैप पे, सोवियत संघ नाम की कोई कंट्री नहीं थी। लेकिन शीत युद्ध में शामिल दो देशों में से एक देश अभी भी मौजूद था, अमेरिका, और पहले से ज्यादा बढ़ी चढ़ी ताकत के साथ मौजूद था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या सोवियत संघ के खत्म हो जाने के बाद अब दुनिया अमेरिकी वर्चस्व में जाएगी? क्या अमेरिकी जब शक्ति का एक ही केंद्र बचा है, सारी ताकत एक ही देश के पास जाके एकत्रित हो गई है, तो क्या अब अमेरिकी वर्चस्व शुरुआत होगा? यहीं से एक सवाल और उठाया जाता है कि क्या अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 के बाद होती है या इससे कहीं पहले इसकी जड़ें छुपी हुई? तो चैप्टर को यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं से आपकी बुक के अंदर पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है नई विश्व व्यवस्था। 1990 के अगस्त में, यानी कि आप कह सकते हैं अगस्त 1990, अगस्त 1990 में इराक कुवैत पर हमला कर देता है। इराक के द्वारा आक्रमण होता है कुवैत पर। अब ये दोनों खाड़ी राष्ट्र, मैं आपको एक खाड़ी राष्ट्र की डिटेल क्यों दे रहा हूं वो आपको जस्ट थोड़े से पॉइंटों में क्लियर हो जाएगा। पहले इराक को समझाया बुझाया जाता है पर इराक नहीं मानता है, तो उसके बाद यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ इराक के ऊपर सैन्य कार्यवाही की इजाजत दे देता है। अब यह एक नाटकीय फैसला था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जो यूएनओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ एकदम चुप्पी साधे रहता था, कोई बड़े फैसले नहीं लेता था, वो अचानक एक फैसला लेता है कि इराक के ऊपर सैन्य कार्यवाही करनी चाहिए। और इसी को अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त जॉर्ज बुश, ध्यान देना है आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, तो आप यही डिटेल आप वहां पे बता सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इराक और कुवैत वाले सीक्वेंस पे फैसला लेना कि अब इराक के ऊपर सैन्य कार्यवाही होगी, इसी को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी जॉर्ज बुश अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। अब इस कहानी को आगे समझते हैं कि होता क्या है। अब अमेरिका एक सेना तैयार करता है जिसके अंदर 34 देशों की मिलीजुली सेना होती है, यानी 34 देशों के सैनिक शामिल होते हैं और 6,60,000 सैनिक की एक सेना बनाई जाती है। इसकी अगुवाई, यानी इस सेना की अगुवाई करने वाले व्यक्ति का नाम होता है नॉर्मन श्वार्ज़काउ। और क्योंकि ये एक सैन्य कार्यवाही थी, तो सेना जब भी कोई कार्यवाही करती है, कोई अटैक करती है, तो उसे एक ऑपरेशन का नाम देती है। और इसी अमेरिका द्वारा बनाई गई सेना का जब इराक पर जब हमला करती है, तो इसी ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक, सो आपको याद रखना है कि 34 देशों की मिलीजुली सेना बनती है जिसमें 6,60,000 सैनिक होते हैं। इसकी अगुवाई कर रहे थे नॉर्मन श्वार्ज़काउ और उन्होंने इसका नाम रखा ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग। इस 6,60,000 सैनिकों के भीतर 75% सैनिक अमेरिका से ही होते हैं, यानी अमेरिका के ही होते हैं। ये भी आपको पॉइंट में याद रखना, जब क्वेश्चन बनता है तो आप पॉइंट में इसको ऐसे समझा सकते हैं।
राष्ट्रपति। सद्दाम हुसैन कहते हैं कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। वो कहते हैं कि ये 100 जंग की एक जंग साबित होगी, पर ऐसा नहीं होता है और इराक की सेना बड़ी आसानी से हार जाती है। अब इसी युद्ध को कई और नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें आपको याद रखना है। इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। अब प्रथम खाड़ी युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने बताया था दोनों राष्ट्र खाड़ी हैं। खाड़ी राष्ट्र किन्हें कहा जाता है? जिनके पास तेल के भंडार होते हैं उन्हें खाड़ी राष्ट्र कहा गया, इसीलिए प्रथम खाड़ी युद्ध भी था। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है कंप्यूटर युद्ध। इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। अब ऐसा कहने के पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको समझा देता हूं। अमेरिकी सेना ने बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं कि अमेरिकी सेना ने इसके अंदर जो है स्मार्ट बमों का प्रयोग किया है, इसीलिए इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। अभी वीडियो गेम वॉर इस युद्ध को क्यों नाम दिया गया? इसके पीछे का रीजन ये है कि अमेरिका में लोगों ने अपने घर में बैठे हुए बड़े बड़े टेलीविजन पे देखा कि किस प्रकार से इराक की सेना हार रही है। ये युद्ध था जिसका लाइव टेलीकास्ट किया गया टीवी पे, इसीलिए इसको जो है वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। तो आपको पहली नई विश्व व्यवस्था या प्रथम खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर, इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको ये पूरा सीक्वेंस ऐसे याद रखना है कि अगस्त 1990 में जब इराक कुवैत पर हमला कर देता है, पहले इराक को समझाया जाता है, लेकिन इराक जब नहीं मानता तो संयुक्त राष्ट्र संघ फैसला लेता है कि इस पर सैन्य कार्रवाई होगी। अमेरिका 34 देशों की मिलीजुली सेना तैयार करता है, जिसके अंदर 6,60,000 सैनिक होते हैं, जिसमें 75% सैनिक जो हैं वो अमेरिका के ही होते हैं। उसके बाद इराक पर हमला होता है, इराक को हराया जाता है और नॉर्मन स्वार्ज़काउ इसकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने इसको नाम दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का। इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है और इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। रीजंस क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उस वक्त इराक के सद्दाम हुसैन कहते हैं कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके चैप्टर का पहला पॉइंट, जहां पर आपको ये जो डिटेल्स हैं वो ऐसे कैसे याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं आपके चैप्टर के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है 9/11, आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि 9/11 क्या है, तो आप इसको जो सीधे सीधे याद रखते हैं वो ये है 11 सितंबर। अब हमारे देश में इंडिया के अंदर होता क्या है कि पहले तारीख आती है फिर महीना आता है, लेकिन अमेरिका में पहले महीना आता है फिर तारीख आती है। 9/11 2001 की ये घटना है जिसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरे पॉइंट टू पॉइंट। जैसे भारत में पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर मिलाया जाता है, वैसे अमेरिका में पुलिस को बुलाने के लिए 9/11 मिलाया जाता है। अब ये पूरा सीक्वेंस क्या है इसको समझते हैं। तो 11 सितंबर की सुबह 19 अपहरणकर्ता, कितने अपहरणकर्ता? 19, डिटेल में याद रखना है। और ये लोग करते क्या है, 4 व्यावसायिक विमान पे कब्जा कर लेते हैं और उन 4 व्यावसायिक विमानों को लेके उड़ जाते हैं। उसमें से 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दक्षिणी व उत्तरी इमारत से टकराते हैं। एक विमान अलिरगटन में स्थित पेंटागन से टकराता है। पेंटागन जो है वो सैनिक मुख्यालय है। और चौथा विमान जो होता है उसे कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। ध्यान से सुनिएगा, उसे कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, पर वो चूक जाता है। ठीक है,
और पेंसिल्वेनिया के खेत में जा गिरता है। तो 9/11 की पूरी घटना क्या है? 19 अपहरणकर्ता, 4 विमानों का अपहरण, 2 टकराए जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी इमारत से, एक जाके टकराया अलीगढ़ में स्थित पेंटागन से, पेंटागन सैनिक मुख्यालय है। एक जिसे कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था वो जाता है चूक और जाके गिर जाता है पेंसिल्वेनिया के खेतों में। यह है पूरी घटना 9/11 की। क्वेश्चन बनता है 9/11 क्या है, तो आप बता सकते हैं भाई 11 सितंबर 2001 की आतंकवादी हमला अमेरिका पर जो किया गया, इसको अमेरिका में किए गए सबसे बड़े आतंकवादी हमलों से जोड़ा गया। अब इसके अंदर नुकसान क्या हुआ? तो इसके अंदर अमेरिका के 3000 नागरिक मारे गए और उस वक्त अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज बुश के बेटे, जो पिछले वाले थे। अब जो जॉर्ज बुश में नाम लिखने जा रहा हूं ये आप वो वाले मत समझ लेना, ये उनके बेटे थे। अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो पुराने वाले जॉर्ज बुश के बेटे थे, उन्होंने अब आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ा, ठीक है, जिसका उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। आपको याद रखना है। और इसके खिलाफ बड़े बड़े सैन्य कार्यवाही की गई, आतंकवादी संगठनों पे बमबारी की गई और इसी को कहा गया आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध। तो ये पूरा 9/11 का जो सीक्वेंस है आपको याद रखना। अब इसके अंदर हुआ क्या? इसके अंदर जिन जो लोगों पे शक था उन्हें पकड़ा गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्होंने दूसरे जेलों में डाल दिया गया। ना उनको अपने ना परिवार को पता लगा, ना देश को पता लगा। यहाँ तक कि क्यूबा में ग्वांतनामो बे करके एक जेल है जहाँ पर कैदियों को पकड़ डाल दिया गया, ना ही उनको किसी प्रकार से मिलने दिया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं उन्हें भी उनसे नहीं मिलने दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये अमेरिका का पर एक हमला होता है और उसके खिलाफ इतना बिदक जाता है, इतनी सारी कार्रवाई करता है, तो और कोई इसको कुछ बोल नहीं पाता। सो ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार के वर्चस्व के रूप को दर्शाता है। तो ये पूरी 9/11 की घटना और उसके खिलाफ चला ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध। तो ये सारे पॉइंट आप याद रख सकते हैं 9/11 की घटना से लेकर के, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक। सो अगला टॉपिक है इराक पर आक्रमण। अब इसको आप पुराने वाले से मैच मत कर लेना, ये अलग है। ये बात है 2003 19 मार्च, वो 1990 वाली घटना है, ये 2003 वाली घटना है। और अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चालू किया जाता है, इसका नाम होता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ओके। इसके अंदर 40 देश शामिल होते हैं। देखो पिछले वाला जो था उसमें 34 देश थे, इसमें 40 देश हैं। फर्क समझ में आ रहा है दोनों ही पॉइंटों में? ओके। अब आखिर ये ऑपरेशन किया क्यों जा रहा है? ये हमला, सैन्य कार्यवाही इराक के ऊपर हो क्यों रही है? तो इराक के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इराक जो है वो सामूहिक, याद रखना आपको, सामूहिक जनसंहार के हथियारों का निर्माण कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि इसकी परमिशन संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं ली जाती और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी कोई परमिशन देता है कि आप इराक पे हमला कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका 40 देशों को शामिल करके मिलीजुली सेना लेकर इराक पर हमला कर देता है, ये इल्जाम लगाते हुए कि इराक जो है कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो मुख्य वास्तविकता थी वो ये थी कि अमेरिका चाहता था, पहला, कि इराक के जो तेल भंडार हैं
उस पर नियंत्रण, और दूसरा था इराक अपनी मनपसंद सरकार की स्थापना। ये वो कारण है जो वास्तविक में इराक पर किए गए 2003 के हमले के पीछे के वास्तविक कारण, और जबकि ऊपर जो अमेरिका के द्वारा बताया गया वो एक झूठ था, क्योंकि वहां पर ऐसे कोई सबूत मिलते ही नहीं कि इराक किसी प्रकार के सामूहिक जनसंहार के हथियार बना रहा हो। इसके अंदर अब दोनों देशों को नुकसान क्या होता है? तो अमेरिका के इसमें 3000 सैनिक मारे जाते हैं, जबकि इराक के 50,000 नागरिक अपनी जान गंवा देते। तो ये आपको दो चीजें और डिटेल में याद रखनी। हाँ, अमेरिका जिस उद्देश्य से वहां पर गया था अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है, उसे पीछे हटना ही पड़ता है आखिरकार। लेकिन ये सारी बातें कुल मिला जुला के हमें दिखा क्या रही? इन सभी बातों से पता चल रहा है कि अमेरिका लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी कार्यवाही कर रहा है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध के नाम पर जगह जगह जो है जिन पे शक है उनको मारना, पकड़ना, जेल में डालना, उनके ऊपर यातनाएं देना, या फिर एक देश के तेल भंडारों पर या वहाँ पर अपनी मनपसंद सरकार लाके अपने मन की बात को मनवाना। तो ये सारी चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि हम अमेरिकी वर्चस्व के दौर में जा रहे हैं। तो अभी तक जो हमने ऑपरेशंस देखे उनमें कौन कौन सा है? सबसे पहले हमने देखा था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा हमने देखा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध था। उसके अलावा हमने अभी जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और इसके अलावा एक और ऑपरेशन था ऑपरेशन इन्फिनिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताया, जिसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे चैप्टर को रोकेंगे, बाकी हिस्से की वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। सो आपको करना क्या है, आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रीजन आपको बताइए क्यों, और इस वीडियो कर देना शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।